जब भी किसी कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं मतलब चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज कैरियर जब फ्लो करते हैं तो करंट डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया और उसके कारण जो करंट डेवलप हुआ उसके बीच में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशनशिप के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ओम्स ने दिया था, तो इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं कि इस प्रकार से हम ये कंडक्टर मानते हैं, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं ए मान लेता हूं, लेंथ इसकी हम मान लेते हैं एल, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक V पोटेंशियल डिफरेंस से। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बहुत से बच्चे क्रॉस सेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। इस चौक को देखिए आप ध्यान से, इधर ये जो चौक का ये फ्रंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फ्रंट पार्ट इसका दिखाई दे रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, पाई आर स्क्वायर के रूल से निकालोगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है, इस प्रकार से कोई कंडक्टर है, तो इसका आपको फ्रंट एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये लेंथ है इसकी, तो ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि आपको ये पता है कि करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है। अगर इस कंडक्टर को ऐसे करने की बजाय आप सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर देते हो, अब क्या होगा, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन है, ये, यानी जो फ्रंट पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो V पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे और उसके कारण इसमें करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो करंट डेवलप होने वाला है उसकी जो डायरेक्शन हम देते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो इस करंट के बीच में और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो ओम्स लॉ ने बताया। और ओम्स ने क्या कहा, ओम्स ने कहा कि हम यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके कारण यहाँ पे करंट डेवलप होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई करते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे करंट उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो करंट ज्यादा क्यों होगा, आप पहले उस बात को सोचिए, इसके बहुत बारीकी से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें पता है I किसके बराबर होता है, I होता है Q डिवाइड बाई T। I किसके बराबर होता है, Q डिवाइड बाई T। क्वांटाइजेशन से Q को मैं क्या लिख सकता हूं, N इंटू E लिख सकते हैं ना, N डिवाइड बाई टाइम T, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आप यहाँ पे ये डिफरेंस जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर दोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा आएंगे चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा, और चार्ज जितना ज्यादा आएगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता है तो चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है, और ज्यादा चार्ज मूव कर रहा है तो करंट भी क्या है, ज्यादा है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R आएगा, और R क्या है, ये रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में कंडक्टर के जितने भी पार्टिकल्स आने वाले हैं, जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, उसके साथ ये स्ट्राइक करता चला जाएगा। हर बार इसकी लगातार ऐसे टक्कर होती है, तो उसके कारण इसकी स्पीड में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। तो उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को हम क्या बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए बस है, एक स्कूल बस का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल बस है और स्कूल बस में दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक तो है कि वो सिर्फ सीटिंग है आपकी, आप फ्रंट विंडो से चढ़ते हो बस के अंदर और आपको दिखाई देता है कि जो लास्ट सीट है वहां पे आपका फ्रेंड बैठा है, आप अपने फ्रेंड की तरफ जाना चाहते हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आप खुद को एक इलेक्ट्रॉन मान लो, पूरी बस को एक कंडक्टर मान लो, आप फ्रंट विंडो से चढ़े, आपने देखा आपका जो फ्रेंड है वो लास्ट सीट पे बैठा है, आप उसके पास जाना चाहते हो, मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो गया पोटेंशियल का, वो एक्सेलरेट करवा रहा है आपको अपनी तरफ। आप उसकी तरफ जाओगे तो आपको जो उसकी बस की गैलरी है वो बिल्कुल खाली मिलेगी, इजीली आप वहां तक जा सकते हो। दूसरी सिचुएशन सोचते हैं, मान लीजिए किसी दिन जो है ना बस के अंदर स्टूडेंट्स ज्यादा आ गए, दो बस के बच्चों को हमने एक ही बस में ले जाना पड़ गया किसी कारण से, तो हम क्या करते हैं,
पूरे की पूरी बस पैक होगी इस बार। तो जो बीच का एरिया था, गैलरी थी, वो भी भरी हुई है। आप फ्रंट विंडो से चढ़ते हो, पीछे वाली विंडो में जाओगे, तो अब आपको रास्ते में क्या करना पड़ता है, ज्यादा टक्कर लगानी पड़ेगी, ज्यादा आपका टकराव होगा जो बीच में स्टूडेंट्स खड़े हैं उनके साथ। अब आपको देखिए, अब आपका जाना आसान है या पहले जाना आसान था? अब आपकी जो कोलिजन हो रही है स्टूडेंट के साथ वो ज्यादा हो रही है। इसका मतलब आपको एक प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, वो आपको एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है। जैसे इस केस में आप खुद को इलेक्ट्रॉन मान के चलते हो और बाकी स्टूडेंट हैं वो उसके एटम्स हैं, तो वो क्या करते हो, आप खुद बार बार अलग अलग एटम से क्या करते हो, स्ट्राइक होते चले जाते हो, उनसे कोलिजन होता है आपका, और फिर आप लास्ट तक जाते हो। तो इस प्रोसेस में आपकी कुछ एनर्जी भी वेस्ट होती है बार बार कोलिजन से। तो वो जो थे उन्होंने क्या किया, एक ऑब्स्टेकल ऑफर किया, एक रेजिस्टेंस ऑफर किया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है। और इसके कारण क्या करता है, ड्यू टू विच इट अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और ये क्या करती है, चार्ज के फ्लो को अपोज करती है। और ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरिएट होता रहता है। अब ओम्स लॉ में हम यहां पे देखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब तक होता है उसमें ध्यान रखना है। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I रहेगा अगर हम कुछ फैक्टर को कांस्टेंट करके रखते हैं, जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें हम। किसको कांस्टेंट रखें? टेम्परेचर को। अब आप सोचोगे कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा अगर हम कांस्टेंट ना करें तो इसका भी हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा इतना सोच लो कि जैसे हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी और करंट का फॉर्मूला निकाला था, I इज इक्वल टू NE/AVD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब करंट एक प्रकार से रिलैक्सेशन टाइम पे तो डिपेंड करता है। कैसे? I इज इक्वल टू NEA और VD का फॉर्मूला क्या था, EV डिवाइडेड बाई ml। मतलब रिलैक्सेशन टाइम कैसे न कैसे करके करंट को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। ये चीज हमने पढ़ी, आगे ज्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ओम्स लॉ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। टेम्परेचर को क्या कर देंगे हम, कांस्टेंट कर देंगे। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, V इज इक्वल टू IR होगा। और जो R है वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, वो करंट के जो फ्लो है उसको अपोज करता है। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप का जो कंडक्टर होता है उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर। और सेकेंड टाइप होते हैं वो होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। नाम से पता चल रहा है ओहमिक कंडक्टर का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करते हो। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं, टेम्परेचर को फिक्स कर रहा हूं गिवन कंडक्टर के कारण। मान मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो गया, कंडक्टर लेते ही टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया। इसके अक्रॉस जब मैं बैटरी लगाऊंगा और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज होगा। अगर मेरा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो है तो ये ओहमिक कंडक्टर है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर V और I का ग्राफ बनाते हैं, ये V और IV ग्राफ बनाते हैं, I और V, करंट का और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। अगर हम वोल्टेज को चेंज करवाते हैं तो करंट चेंज होता है। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन तो आ रही है, जैसे मैंने इसको नंबर 1 बोला था तो इसको नंबर 1 बोल देता हूं, तो ये ओहमिक कंडक्टर है। और ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, मतलब अगर नंबर 2 लगाऊंगा तो नंबर 2 के लिए क्या होगा, ऐसा प्रकार से कोई भी ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, या फिर ऐसे करके ऐसे हो सकता है, ऐसा कोई भी ग्राफ हो, कोई भी एक ले लेते हैं, इसमें से अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं। तो ओहमिक के लिए हमने क्या देखा कि ग्राफ कैसा आएगा, IV ग्राफ कैसा आएगा, ये हो गया I और ये क्या हो गया V। IV ग्राफ अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है, जिसको नंबर 1 बोल देते हैं, ओहमिक कंडक्टर को बोला था, तो ये क्या कैसे हैं, ओहमिक कंडक्टर हैं। अगर मैं IV ग्राफ बनाता हूं, ये V हुआ हमारे पास, ये I हुआ,
और ग्राफ हमारे पास कैसी भी एक ऐसी लाइन आ जाती है, सपोज करो ऐसी लाइन आ गई, या सपोज करो ग्राफ हमारे पास ऐसे करके आ रहा है, ऐसे इधर क्या हो गया v और ये कौन है i। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है यानी आई वी क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो वो नॉन ओहमिक कंडक्टर। यहाँ पे मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, 2 नंबर डालने का मतलब क्या है, वहां पे मैंने 2 क्या लिखा था, नॉन ओहमिक, तो उसके लिए लिखा। वैसे आप यहाँ पे ओहमिक और नॉन ओहमिक भी लिख सकते हो, और ओहमिक नॉन ओहमिक लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हम इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ से ग्राफ से अगर मैं ओहमिक कंडक्टर की बात करूं तो ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप लेता हूं, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आपको पता है स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहां से मैंने कोई पॉइंट उठा लिया, ये तो परपेंडिकुलर तो हो गया मेरे पास आई, और ये क्या हो गया v, तो मेरे पास ये स्लोप किसके बराबर हुआ, स्लोप हुआ मेरे पास आई करंट डिवाइड बाई वोल्टेज v, करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यहां से देखिए v इज इक्वल टू आई आर था, तो r आपके पास किसके बराबर हुआ, v डिवाइडेड बाई आई। स्लोप आपके पास आया i डिवाइडेड बाई v, i डिवाइडेड बाई v क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा ना यहाँ से, तो दैट इज इक्वल टू 1/r। इसका मतलब हो गया अगर आपके पास IV ग्राफ है, IV ग्राफ है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, उसके स्लोप का इनवर्स r बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ स्लोप, r इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ स्लोप। IV ग्राफ का जो स्लोप है उसका इनवर्स हमें क्या देगा, वो हमें देगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहां से आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इसमें मान लीजिए ये 60 डिग्री एंगल है और एक यहां पे ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ये 2 मटेरियल है, मटेरियल A और मटेरियल B। आपसे कहेगा कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B, या फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस A एंड B। RA और RB का रेशियो निकालना है आपको। किसका रेशियो निकालना है, RA डिवाइडेड बाई RB। तो देखो कैसे निकालोगे, सिंपली पहले आप RA निकालो। RA किसके बराबर है, RA रेजिस्टेंस, आप देखो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्स ऑफ स्लोप के बराबर है। रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इनवर्स ऑफ स्लोप, यानी इसका RA होगा 1 डिवाइडेड बाई स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस आप लेते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस वो हमेशा किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट थीटा लिख सकता हूं, है ना। तो RA हो जाएगा 1 बाई टेंजेंट 60 और RB हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 30, यानी आपके पास RA बाई RB क्या आया, टेंजेंट 30 बाई टेंजेंट 60 आया। अब टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास आएगी 1/√3 और जो टेंजेंट 60 होती है उसकी वैल्यू होती है √3। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/3। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3RA इज इक्वल टू RB। दिस इज द रिलेशन बिटवीन RA एंड RB। तो ऐसे स्लोप करके आप RA और RB की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे थोड़ा ट्विस्ट डाल दे, ऐसे बना दे, इसी ग्राफ को ये VI ग्राफ बना दे, इधर V कर दिया उधर I कर दिया और ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो आपको पता है स्लोप तो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये तो क्या परपेंडिकुलर, इधर क्या हो गया बेस। इस बार आपका जो स्लोप आएगा, इस केस में जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर हो गया V और डिवाइड बाय बेस कितना हो गया I, V डिवाइडेड बाई I, और V अपॉन I इज इक्वल टू R। इसका मतलब VI ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी टेंजेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ध्यान रखना ये VI ग्राफ का किसके बराबर होता है, R के बराबर, और IV ग्राफ का किसका बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई R के बराबर। तो इस प्रकार से आप ग्राफ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस उसके कारण कम या ज्यादा हो सकता है, हम वो देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ कि रेजिस्टेंस किन टर्म पे डिपेंड करता है, और पहला जो फैक्टर है R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड जो फैक्टर है वो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है।
और थर्ड जो फैक्टर है वो आर डिपेंड करता है, आर डिपेंड्स ऑन नेचर, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल आपने लिया है यानी आपने कंडक्टर किसका बनाया है उस पर डिपेंड करता है। और फोर्थ जो फैक्टर हम ले सकते हैं वो है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर है वो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ओहमिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। किसके लिए? ओहमिक कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर ओहमिक है तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के है। और अगर मैं ये बोलूं कि कंडक्टर मैंने गिवन है फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप ये बात डाल देते हो फॉर ए गिवन कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन कंडक्टर कहने का मतलब है मैंने मटेरियल फिक्स कर दिया और एट गिवन टेम्परेचर मतलब मैंने टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया। उस केस में आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ए के। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। और यहां से आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यहां पे रो क्या है? व्हाट इज द रो? रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं आर लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, आर क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप घटाओगे तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां से आप बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसमें आप ये देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट तो आपने देख लिया, करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो आपकी जो वायर है उसके अंदर करंट का लॉस ज्यादा होगा, करंट का लॉस ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट के कारण। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर टी जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। करंट अगर ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसके कारण क्या होगा? इसके अंदर करंट का हीट के कारण एनर्जी का लॉस होने वाला है। तो इसको हम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं हम? तो उसको सेव करने के कुछ वे हैं आपके पास। आपने देखा होगा आपके पास जो वायर होती है वो आप यहां से एक बात क्लियर देख पा रहे हो कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहा हूं तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि हम एक इतना मोटा वायर ले लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया भाई इसका, और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। बट ये जो है ना एक अच्छा वे नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने का। आपने आपके घरों में देखा होगा और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी होगा कि जो वायर्स होती हैं वो एक सिंगल वायर नहीं होती, उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स होती है। मैं आपको दिखाता हूं एक सैंपल। ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर है, ये इतना मोटा वायर है। इसमें आप यहां से देखोगे ध्यान से तो इसको मैं ऐसे सेपरेट करता हूं, देखो इसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स हैं। ये देखो, ये इतनी नंबर ऑफ वायर्स हमने क्यों लिया? इसको एक इस हिसाब से हम एक सिंगल वायर भी बना सकते हैं ना। नंबर ऑफ वायर्स लेने का मतलब ये है कि जो एक वायर है इसका खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया है, फिर इसका खुद का, इसको हम क्या करते हैं इतनी सारी वायर्स लेके हमने क्या किया? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा वायर लेके एक साथ इकट्ठे करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहां से आपने क्या किया? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो उसके कारण क्या हुआ? रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो जो करंट का लॉस है वायर के अंदर वो मिनिमम होगा। क्योंकि कभी मान लीजिए आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट को ट्रांसफर करना है तो उसमें आप लेंथ पे तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, लेंथ को तो आप डिक्रीज कर ही नहीं सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अच्छा मटेरियल लें। तो अच्छा मटेरियल आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। तो गोल्ड और सिल्वर तो प्रीशियस मेटल है, वो हम नहीं यूज कर सकते। कॉपर जो है वो हम यूज इसलिए नहीं कर सकते, एक पहली बात तो प्रीशियस भी है और दूसरी बात कॉपर जो होता है वो काफी हैवी मेटल होता है। उसको अगर आप एक वायर बनाओगे और दो पिलर के बीच में अगर आप उसको टाइट कर देते हो तो वो वायर अपने वजन से ही टूट जाता है, इसलिए हम कॉपर को यूज नहीं करते। फिर हमारे पास ऑप्शन बचा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम लाइट इन वेट होता है, रेजिस्टेंस भी उसका कम होता है
और उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का एक वे हमारे पास ये था कि हमने उसका क्या क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया नंबर ऑफ वायर्स यूज करके। और एक दूसरा वे ये भी था, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो लाइट यूज होती है वो 220 वोल्ट पे यूज होती है, बट जो घर से पहले तक आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वहां पे जो सप्लाई होती है वो कितना होता है, 11,000 वोल्ट का सप्लाई होता है, जिसको हम 11 केवी बोलते हैं। 11 केवी की सप्लाई होती है। ये इतनी हाई वोल्टेज पे सप्लाई हम क्यों करते हैं? इतनी हाई वोल्टेज पे सप्लाई करने का मतलब यही है क्योंकि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे हमेशा करंट डिक्रीज हो जाता है। जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होगा तो हमारा इफेक्ट था H इज इक्वल टू I²RT। उसके कारण R को तो आपने कंट्रोल किससे कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से रचे मटेरियल से कंट्रोल कर लिया, और I को कंट्रोल कर लिया आपने किससे, वोल्टेज को इंक्रीज करके। यानी आपने I को भी डिक्रीज कर दिया, आपने R को भी डिक्रीज कर दिया, तो उसके कारण जो हीट डेवलप्ड है कंडक्टर के अंदर वो आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होता है, बट जो मेन सप्लाई होती है वो 11,000 वोल्ट की क्यों होती है, और दूसरी बात इसमें हम ये नंबर ऑफ वायर्स यूज क्यों करते हैं, ये सभी इसके कारण होता है।